नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी विद शिवेंद्र में। और मेरा नाम है शिवेंद्र। अपने गणित के कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में हमें जो नया चैप्टर शुरू करना है उसका नाम है ज्यामिति या ज्योमेट्री। ठीक है। इस ज्यामिति के इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी टाइप का चैप्टर है जिसका कि शीर्षक है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। शीर्षक है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय या इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। ठीक है। तो यूक्लिड की ज्यामिति को समझने से पहले हम समझते हैं कि ज्यामिति या जियोमेट्री क्या है। ठीक है। तो ज्यामिति ज्यामिति या इंग्लिश में जियोमेट्री जियोमेट्री शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है जियो और दूसरा है मेट्री। जियो और EIN, जियो और मेट्री। जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि, और मेट्रीन का शाब्दिक अर्थ होता है मापन या मेजरमेंट। ठीक है। तो जियो प्लस मेट्रीन से मिलकर बना है ज्योमेट्री या ज्यामिति। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ज्यामिति का अगर पूरा अगर आप एक उसका मतलब समझोगे तो होगा कि किसी भूमि का या किसी भूभाग का मापन। ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ज्यामिति का उद्गम कैसे हुआ। ठीक है। ज्यामिति की आवश्यकता क्यों हुई किसी भूभाग को या किसी भूमि को मापने के लिए। ठीक है। तो अगर अभी मैं आपको आगे कुछ उदाहरण बताऊंगा जिससे आपको ये चीज़ और स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ, ज्यामिति का जो आवश्यकता हुई थी वो भूमि के मापन के लिए ही हुई थी, इसीलिए इसका उद्भव हुआ। ठीक है। तो सॉरी तो ज्यामिति का उपयोग समय समय पर विभिन्न सभ्यताओं ने किया। ठीक है। अपने विभिन्न विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे बेबीलोन हो, मिस्र हो। ठीक है। तो इन सभी ने ज्यामिति का समय समय पर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया। तो सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखते हैं जो ज्यामिति के उपयोग का जो पहला उदाहरण हमें मिलता है वो मिलता है मिस्र में। मिस्र, इजिप्ट में। ठीक है।
तो मिस्र में क्या है कि मिस्र में जैसे कि आप जानते हैं मिस्र में नील नदी बहती है, ठीक है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? नील नदी, और वो बहती है मिस्र में या इजिप्ट में, ठीक है। तो प्राचीन समय में क्या होता था कि नील नदी में जब बाढ़ आती थी, ठीक है, तो उसके जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते थे, आसपास के जो क्षेत्र होते थे, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो ज़मीनों के जो स्वामी होते थे, ठीक है, तो उनकी ज़मीनें जो संलग्न संलग्न खेत या क्षेत्र होते थे, उन पर जो मेड़ जानते होंगे, अब खेतों को जो विभाजित करने के लिए जो मेड़ बनाई जाती है, ठीक है, तो उनकी जो मेड़ होती थी, जब बाढ़ आती थी तो वो मेड़ें बह जाती थी, ठीक है। तो बाढ़ के बाद उन मेड़ों को फिर से बनाने के लिए या उन भूमियों का परिसीमन करने के लिए मिस्र में ज्यामिति का उपयोग की आवश्यकता हुई, ठीक है। उन मेड़ों को फिर से बनाने के लिए और किसी एक जमींदार या स्वामी के उसकी भूमि को मापने के लिए, उसका क्षेत्रफल मापने के लिए, फिर उसका परिसीमन करके बांध बनाने के लिए या मेड़ बनाने के लिए ज्यामिति की आवश्यकता हुई। एक तो ये आवश्यकता थी आपकी मिस्र में ज्यामिति की। दूसरी, मिस्र के लोग अन्न के भंडारों का आयतन मापने के लिए भी ज्यामिति का प्रयोग करते थे। उसके उसके अलावा नहरों के निर्माण के लिए, और मिस्र के पिरामिड आप जानते हैं बहुत फेमस हैं, आश्चर्यों में आते हैं, विश्व के आश्चर्यों में। तो मिस्र के पिरामिडों का निर्माण करने के लिए उन्होंने ज्यामिति का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये हुई मिस्र की बात। हम बात करते हैं अब अपने भारतीय उपमहाद्वीप की, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिंधु सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की में जो खुदाई हुई, उन खुदाइयों से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए, उनसे हमें ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ है। चाहे वहाँ घरों को बनाने के लिए किया गया हो, चाहे नाली व्यवस्था उनकी काफ़ी अच्छी थी, उनका जो सीवेज सिस्टम था उनके लिए, तो उन सबको बनाने के लिए, नगर व्यवस्था के लिए उन्होंने सिंधु की सभ्यता में ज्यामिति का अच्छा खासा उपयोग किया गया, ठीक है। और अगर आप देखते हो, ये तो था आपका 3000 ईसा पूर्व के आसपास जो सिंधु सभ्यता का काल था। और अगर आप प्राचीन काल या वैदिक काल जिसे हम कहते हैं, अगर हम कहें वैदिक काल का जो समय था, ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या था कि एक ग्रंथ है, ज्यामिति का एक ग्रंथ है, सुलभा सूत्र। ये था आपका प्राचीन काल सुलभा सूत्र। ये था आपका 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो इस काल में जो कि हम वैदिक काल का समय कहते हैं, तो सुलभा सूत्र नाम का एक ग्रंथ था, ज्यामिति का ग्रंथ था, जिसमें अनेक ज्यामिति के सिद्धांत और नियम दिए हुए थे। ये इस ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण था उस समय की ज्यामिति के लिए, ठीक है। प्राचीन काल में हमें ज्यामिति की आवश्यकता क्यों पड़ी, ज्यामिति के उपयोग की आवश्यकता हमें प्राचीन काल में या वैदिक काल में क्यों पड़ी? तो जैसे कि आप जानते हैं कि उसका नाम ही है प्राचीन काल में, जो वैदिक काल का जो समय था, ठीक है, प्राचीन काल या वैदिक काल भी कह सकते हैं। तो वैदिक काल में पूजा पाठ का, ठीक है, यंत्र तंत्र मंत्र का और यज्ञ हवन का बहुत ही चलन था। तो विभिन्न प्रकार के अग्निकुंडों को बनाने के लिए या वेदियों को बनाने के लिए ज्यामिति का उपयोग किया हुआ था। तो उस समय ज्यामिति का जो आवश्यकता हुई, अग्निकुंडों और वेदियों को बनाने के लिए आवश्यकता पड़ी प्राचीन काल में, ठीक है। तो ये थी भारतीय उपमहाद्वीप की बात। तो सॉरी, तो इन सब उदाहरणों में जो ज्यामिति का उपयोग तो खूब हुआ, ठीक है, उपयोग किया, उसका अनुप्रयोग किया, अपने स्वार्थ सिद्ध किए गए, लेकिन
इन कालों में ज्यामिति का जो उपयोग था वो बहुत ही अव्यवस्थित था। ठीक है, कोई काम हो रहा है उसे लोग कर लेते थे, लेकिन ये कोई नहीं सोचता था कि ये काम कैसे हुआ या क्यों हुआ। ठीक है, कोई अगर भूमि को मापा तो कैसे मापा, किस चीज़ को, किसी चीज़ को अगर कोई आकार या कोई बनाया तो कैसे बनाया, इन चीज़ों पर कोई विचार नहीं करता था। ठीक है, तो इस क्षेत्र में सबसे पहले अगर हम कहें तो यूनानी लोग थे, उन्होंने इसमें सबसे पहले पहल की। ठीक है, तो यूनान के लोग ऐसे होते थे कि उन्होंने सिर्फ ना ही ज्यामिति के सिद्धांत और नियम दिए, बल्कि उनको सत्यापित करने का भी प्रयास किया, प्रूफ करने का भी प्रयास किया। ठीक है, अगर वो कोई भी ज्यामिति का कोई भी कथन बताते थे, कोई भी नियम बताते थे, तो वो प्रयास करते थे कि वो अपने हर कथन को सत्यापित कर सके। तो इसी कारण जो हमें गणित में, ठीक है, गणित विषय में जो हमें सबसे पहली उत्पत्ति प्राप्त होती है वो एक यूनानी के द्वारा ही प्राप्त हुई थी, उसका नाम था थेल्स। थेल्स, तो थेल्स एक यूनानी थे और इन्होंने सबसे गणित की पहली उत्पत्ति इन्होंने दी थी। वो उत्पत्ति क्या थी? वो उत्पत्ति थी कि किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर भागों में बांटता है। किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त को समद्विभाजित करता है। तो उन्होंने तो यहाँ पे इसका मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो पहली उत्पत्ति हमें प्राप्त होती है वो एक यूनानी के द्वारा प्राप्त होती है, थेल्स के द्वारा। और उन्होंने उत्पत्ति क्या दी थी कि किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये रही थेल्स की बात। थेल्स के ही एक शिष्य थे जिनका कि नाम आप जानते होंगे, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस को सब बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हम अक्सर यूज़ करते हैं, अक्सर उसका उपयोग करते हैं अपने कैलकुलेशंस में। तो थेल्स के ही शिष्य थे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस और उनके मित्रों ने मिलकर अनेक ज्यामिति नियम दिए, अनेक ज्यामिति सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। ठीक है, और ये काम जो है लगभग 300 ईसा पूर्व तक ऐसे ही चलता रहा। 300 ईसा पूर्व तक ऐसा ही चलता रहा। पाइथागोरस और उनके मित्र ज्यामिति पर अच्छा खासा काम करते रहे। ठीक है, इसी समय फिर से यहाँ से मिस्र फिर से पिक्चर में आता है। इसी समय मिस्र में अलेक्जेंड्रिया एक क्षेत्र है। अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक थे, वो टीचर थे गणित के, यूक्लिड। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन होता है यूक्लिड का। सॉरी, तो यूक्लिड, तो इसी काल में यूक्लिड ने उस समय तक की गणित का जितना भी ज्ञान प्राप्त था, गणित के क्षेत्र में जितना भी ज्ञान प्राप्त था विश्व में कहीं भी, यूक्लिड ने उन सब विषयों को, उन सब टॉपिक्स को एक ऑर्गेनाइज किया, व्यवस्थित किया एक अपने ग्रंथ में, और उन्होंने उसे नाम दिया एलिमेंट्स। ठीक है, उस ग्रंथ का नाम है एलिमेंट्स। ठीक है, इसे हम यूक्लिड्स एलिमेंट्स भी कहते हैं। यूक्लिड्स एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने जितना भी गणित में जो भी ज्ञान प्राप्त था किसी भी सोर्स से, कहीं से भी, उन्होंने उस पूरे गणित के पूरे ज्ञान को अपने एक ग्रंथ में सुव्यवस्थित किया, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड्स एलिमेंट्स। यूक्लिड्स एलिमेंट्स को उन्होंने 13 अध्यायों में बांटा था। इसमें 13 अध्याय थे। और प्रत्येक अध्याय को एक पुस्तिका, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हर एक अध्याय को एक पुस्तिका या एक पुस्तक के रूप में देखा जाता है तो वो ग्रंथ कितना बड़ा होगा और कितना महान होगा। तो यूक्लिड्स एलिमेंट्स, उन्होंने एक ये ग्रंथ लिखा 13 अध्यायों में बटा हुआ। और ठीक है, तो ये जो
ग्रंथ है यूक्लिड्स एलिमेंट्स, ये तब से लेके आज तक अगर मैं कहूँ तो आज तक जो है, आज तक गणितज्ञों को काफ़ी वो ये हेल्पफुल है और बहुत ही रिसर्च में और रिसर्च वगैरह में हेल्प करता है। तो यहाँ से आते हैं यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड का यहाँ से की एंट्री होती है, ठीक है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही बताता हूँ। एक इंट्रोडक्टरी टाइप का चैप्टर था। अगला जो मेरा वीडियो होगा अगला इस चैप्टर का, उसमें मैं बताऊंगा यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, कुछ अभिगृहित या एक्सियम्स या और अभिधारणाएं दी हैं। तो वो अभिधारणाएं परिभाषाएं क्या हैं, उनको अगर कुछ प्रूफ करने लायक होगा तो बताऊंगा। बाकी अगर कुछ उन्हें एक्सप्लेन करना होगा कि हाँ अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसका मतलब क्या है, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।